Hello. Hello. जी सर, आवाज आ रही है आपकी। Gigi, thank you. Now, may I start my lecture, please? अस्सलाम सर। जी वसलाम जी। मेरा ख्याल आर यू हैप्पी नाउ? आप लोगों को अब इंटरेक्टिव सेशन स्टार्ट हो गया कल से हमारा। जी सर, वेरी हैप्पी। चलें, चूंकि मैंने पर्सनल रिक्वेस्ट की थी और थैंक्स टू मैम, उन्होंने पर्सनली इसको एक्सेप्ट करते हुए अलाउ कर दिया है। और नेचुरली आई माई सेल्फ वाज नॉट फीलिंग वेल। मेरी अगर एक ही सिस्टम वन साइड अगर एक ही बंदा बोल रहा है तो मैं खुद पता ही नहीं चलता था कि वेदर यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट। सो दैट्स व्हाई आई थिंक एक अच्छी क्लास वो होती है कि जिसमें इंटरेक्शंस होता है और फीडबैक साथ साथ हो, कुछ चीजें बंदा पूछ लेता है। थैंक यू जी। आज हम टेक्निकली टू एरियाज वुड बी कवर्ड। वन इज दिस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसी के अंदर एक हम छोटी सी बात फिर करेंगे फॉर्मल प्लानिंग और इनफॉर्मल प्लानिंग के हवाले से। और फिर फाइनली एक टॉपिक है विच इज एब्सोल्युटली डिफरेंट वन, एंड दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेटेजी लेंसेज के हवाले से है, लेंस। तो ये दो मेजर टॉपिक हैं बेसिकली। तो इनफैक्ट हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दिस कोटेशन, a goal without a plan is just a wish. Naturally, इसको थोड़ा सा अगर हम चुके we have to talk about the planning. तो naturally any goal if is not supported with a plan, तो दिस में बी अ विश। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी कि मेरा गोल है कि हम अपनी यूनिवर्सिटी को दुनिया की लीडिंग रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, और जहाँ लाइक लोग पूरी दुनिया से लोग पीएचडी करने के लिए आए, और ये एक गोल है विच वी, लेकिन इसके लिए वी हैव नॉट मेड एनी सॉर्ट ऑफ प्लान। तो लेडीज जेंटलमैन, दिस वुड बी अ सिंपल एक विश तो हो सकती है। और वैसे भी अगर आप देखें, कीप इन माइंड, जब हम प्लानिंग की बात करते हैं तो प्लानिंग में हमेशा दो बातें होती हैं कि प्लानिंग इज कंसर्न विद मीन्स एंड एंड्स। एंड्स का मामला मतलब होता है गोल के साथ, और मीन्स मीन हाउ सच गोल टू बी अचीव। और जब हम मीन जो होते हैं वो हमारा प्लान एक बेसिकली डॉक्यूमेंट है which clarify how to achieve and how the goal to be met. And any plan must be supported with the schedule and with the budgets. Budget mean allocation of funds, and the scheduling is describing with respect to the sequential activities to be taken, considered in terms of sequence one. But for example, which activity to be started first, second, third, fourth, and time is also mentioned. So this is what. So simply, I think if you're talking about your like ends, कि ये मेरे ends हैं, बेसिकली ये ends हैं कि ये मेरा गोल है जी, लेकिन ये मीन है। तो लिहाजा प्लानिंग की एक बड़ी सिंपल डेफिनेशन की जाती है कि प्लानिंग इज रिलेटेड एंड कंसर्न विद मीन्स एंड एंड्स। एंड्स आर द गोल and means being how to achieve such sort of goal. So anyhow, I think what I have discussed here just to support my discussion, or that's what I think any goal, simple goal, if it is not supported with a plan, is just like hope and wish that you have. This is not a sufficient one. Now, my dear, what is strategic planning? Naturally, जब हम strategic की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास broader जो चीज़ें आती हैं, और keep in mind, strategic planning का ताल्लुक हमेशा किस बात से है कि हम एक अपनी comparative position को मद्देनजर रखते हुए then we are setting our goal कि हमने क्या achieve करना है. Anyhow, strategic planning is an organization's process of defining its strategy or direction and making decisions on allocating its resources to pursue this strategy. अच्छा, अब देखिए बात यह है कि जब आप अपनी स्ट्रैटेजी को डिफाइन करते हैं, डायरेक्शन बताते हैं, डायरेक्शन में आपको गोल बताना पड़ेगा, और प्लस आप यू मेक डिसीजन ऑन एलोकेटिंग इट्स रिसोर्सेज।
ये जो अभी हमने प्लान की बात की थी, तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बेसिकली इज योर प्लान, और अगेन planning is what and how, mean it is concerned with means and ends. So in fact, what do want to do, how do we best excel, or where do we want the company to be? So that is the planning that we are concerned with this one. Like इसी चीज को हमने थोड़ा सा और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में लेने की कोशिश की थी कि a strategic plan is a document that reflects how a company plans to function and grow over a significant period of time, usually 3 to 5 years. Remember, strategic planning never be involved just like a 1 year, 6 month, 1.5 year. Naturally, I think because you set your broader goal, so that's why the time period covering that would be a 3 to 5 year or more time it may be, लेकिन इससे कम नहीं होता generally जो इसकी strategic planning का. It is based on a mission vision statement, stated core values and goals. लास्ट टाइम हमने एक सीक्वेंस आप लोगों को बताया था कि जी ऊपर विजन है, मिशन है, और फिर वैल्यूज नीचे होती हैं, गोल है, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह होता है. A strategic plan also includes all the steps an organization need to take in order to get where it needs to be. Why is the strategic planning important? Because it focuses on an entire organization on long-term goals and allows manager and supervisor to develop plans that will work toward meeting them. So anyhow, I think this is the strategic planning. Again, एक अब चूंकि हम बात कर रहे हैं स्ट्रेटजी के हवाले से, डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटजी क्या होती है? तो strategy is the determination of the basic long-term goals and objectives of an enterprise and the adoption of course of action and allocation of resources necessary for carrying out these goals. Or strategies are simply a set of action and enables an organization to achieve results. तो ये एक set of actions है जिससे हम अपने गोल और रिजल्ट को अचीव करने की कोशिश करते हैं. डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आप देखें हम इसको मुख्तलिफ हवालों से देख रहे हैं ताकि आपकी सोच ब्रॉडर हो और आप इसको समझने में काम. तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज अ डिसिप्लिन्ड एफर्ट टू प्रोड्यूस फंडामेंटल डिसीजंस and actions that shape and guide what an organization is, what it does, and why it does it, with a focus on the future. So where are we now? Where do we want to be? Or how will we get there? अब ये एक थोड़ी सी इसमें एक्सप्लेनेशंस को जरा देखना है कि हम इस वक्त क्या हैं, हमारा स्टेटस इस वक्त हम क्या हैं, where are we now, और हम where do we want to be, हम आगे क्या बनना चाहेंगे, और how, ये how वही बात है कि जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है. दैट्स व्हाट, अगर आप इन दो सिर्फ सर्कल्स की बात करेंगे तो इसका मतलब you might be talking about goal, but this is a plan is a document. तो देखा जब आप how will we get there तो आप अपनी course of action बताते हो कि हम इस तरीके से उन गोल को अचीव करोगे. मीन नेचुरली यू वुड allocate your resources, or whenever resources are allocated, so you may say the comprehensive document we prepare, and that is a budget. The budget is allocation of resources, and plus you have to develop your schedule as well as schedule you may talk about. और उसके भी प्रिपेयर करने के तरीके होते हैं. अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वगैरह पढ़ें तो उसका एक ख़ास तरीके हैं, प्रोजेक्ट को हम उसकी शेड्यूलिंग के लिए हम करते हैं. एनी हाउ दिस इज़ व्हाट द लाइक नाउ माय डियर, चूँकि हमें थोड़ा सा देखना है कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस हम देखने की कोशिश कर रहे हैं. अब चूँकि ये एक प्रोसेस है, प्लानिंग एक प्रोसेस है, और प्रोसेस बाय द वे एनीबॉडी वुड लाइक कि क्या चीज होती है? प्लीज अजीम. Logical steps. जी, Logical steps to achieve something.
एग्जैक्टली लॉजिकल, या दो अल्फाज यहाँ और भी यूज हो सकते हैं, वैसे ये भी A ठीक है, series of actions or steps to achieve something. बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। और इसके लिए अगर आप दो अल्फाज सीक्वेंशियल एंड प्रोसीजरल एक्टिविटीज taken in order to add value is called process. मैं फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट आस्क यू, यदि आपने ज़रा अकाउंटिंग की टर्म में हम बात कर लें, यदि सॉरी कि आप लोगों ने फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, और चूंकि फिनेंशियल स्टेटमेंट हमारी आउटपुट है, उससे हम कंपनी के रिजल्ट्स फाइंड करते हैं, तो नेचुरली देयर आर सर्टेन स्टेप्स, और उसमें हम क्या करेंगे कि हम जर्नलाइजेशन, लेजरलाइजेशन, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, एंड देन क्लोजिंग एंट्रीज एंड पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, और फिर हम उनसे उसको समराइज करके हम बना लेते हैं। तो ये हमारा अकाउंटिंग साइकिल, बेसिकली साइकिल इज अ सीरीज ऑफ steps, activities to be taken in order to make the statements. So ये आप दुनिया में किसी भी जगह जब हम प्रोसेस बड़े खूबसूरत एक चीज़ होती है कि इससे हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, और इसको समझने का तरीका यह है कि इनपुट इनपुट को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं स्टेप बाय स्टेप, वो जो ट्रांसफॉर्म करते हैं स्टेप बाय स्टेप वो प्रोसेस होता है, और रिजल्ट ऑफ एनी प्रोसेस वुड बी आउटपुट। इसी तरह हमारी ये जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, तो नेचुरली हम इससे भी हमने भी क्या करना है कि हमने एक प्लान बनाना है, स्ट्रेटजी बनानी है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी है, और फिर हम उसकी वजह से फिर रिजल्ट देखेंगे, और वही हमारा अल्टीमेट पर्पस है। तो इसके अंदर अगर हम गौर से देखें तो फेज वन या ओवरऑल जो है इसमें आप देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर देयर इज अ मिशन, विजन, गोल, ऑब्जेक्टिव्स, और देन वी स्कैन द इन्वायरमेंट, और स्कैनिंग एनवायरनमेंट के बाद हम वी फॉर्म स्ट्रेटजी, देन स्ट्रेटजी इज इम्प्लीमेंटेड, एंड देन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग इज So डन। what is pest analysis? देखिए जी, बेसिकली पेस्टल है, और ये पहले पेस्ट होता था, अब पेस्टल बन गया है, और इससे मतलब है कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर, और ये टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, लेकिन ये पुराना लिटरेचर ये कहता है, आज हम इसको ELB साथ लग गया है, इसी वजह से उसको पेस्टल एनालिसिस कहते हैं, जो जनरल एनवायरनमेंट होता है, और उसमें इकोलॉजिकल मीन नेचुरल एनवायरनमेंट बन गया। आपकी जो मुल्क की टोपोग्राफी होती है, समंदर है, उसमें आपका सनलाइट है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल इंडोमेंट्स जिनको हम कहते हैं, ठीक है अजीम, क्या कहेंगे? नेचुरल इंडोमेंट, इंडोमेंट सर आपने इसका एक वर्ड यूज किया था, फिजिकल एनवायरनमेंट। मुख्तलिफ हैं, नेचुरल, फिजिकल, ठीक है जी, इकोलॉजिकल, इकोलॉजी, इकोलॉजी आपके जो इर्द गिर्द में जो कुछ है जो नेचुरली दैट इज अवेलेबल, जैसे पाकिस्तान है उसमें समंदर की अवेलेबिलिटी होना, ये हमारा फिजिकल रिसोर्सेज है। अफगानिस्तान के पास ये सहूलत नहीं है, हमारे पास है, ठीक है ना जी। तो किसी मुल्क में, यूरोप में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो वहाँ और हमारे यहाँ चार मौसम है, दैट इज़ आर नेचुरल इन्वायरमेंट। रेनफॉल, ठीक है, समर सीजन, गर्मी है, सर्दी है, धूप है। अब सोलर सिस्टम के लिए धूप बहुत चाहिए, दुनिया के ऐसे कई ममालिक है जहाँ धूप इतनी नहीं होती, वहाँ सोलर सिस्टम इतना काम नहीं कर सकता, बट वी आर ब्लेस्ड कि वी डू हैव सच सॉर्ट ऑफ थिंग। तो एनी हाउ आई थिंक जब आप इन्वायरमेंट को स्कैन करते हो तो मीन एनालिसिस होता है, और पेस्ट है, फिर उसको लेके आप सॉर्ट एनालिसिस, यू फाइंड योर स्ट्रेंथ, यू फाइंड योर वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स टाइप, देन हम स्ट्रेटजी फॉर्म करते हैं, फिर इम्प्लीमेंटेशन होती है, और फिर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। तो ये बेसिकली एक पूरा वो जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक प्रोसेस है, दैट इज अ प्लानिंग प्रोसेस लाइक यू मे टॉक अबाउट। क्लियर? इसी को हमने एक और एंगल से देखने की कोशिश की है, ताकि मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, देयर इज एनवायरमेंटल स्कैनिंग, देयर इज अ स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन,
और इवेल्यूशन एंड कंट्रोल, दैट इज अनदर वे है, बाकी बातें वही हैं कि लाइकवाइज 5 स्टेप फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए अगर इफ यू लाइक टू सी ladies and gentlemen, this started from step 1, step 2, step 3, step 4, step 5. So basically, first getting ready, then articulating mission and vision. So then assessing the like a situation. इसके लिए आप पेस्ट एनालिसिस और वो जितना भी इंडस्ट्री एनालिसिस, आई मीन स्ट्रेटेजिक ग्रुप का है, कंपेटिटर, इंडस्ट्री, सोसाइटियल एनालिसिस वुड बी डन. देन डेवलपिंग स्ट्रेटजीज, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव यहाँ पे, और फिर आप उसको कंप्लीटिंग द रिटिंग प्लान आप करके यहाँ आपकी स्ट्रेटजी बन गई, और दैट इज़ दी डिफरेंट. तो इसको अगर आप थोड़ा सा देखा चाहें तो मेरे ख्याल 3-4 जो मेजर स्टेप्स हैं, ये गेटिंग रेडी तो खैर एज सच वो जस्ट मेंटली तैयार होने की बात है. तो आप सबसे पहले मिशन विजन ज़रूरी है, जो पहले हम बात कर चुके हैं, और असेसिंग द सिचुएशन, आपको यू डू नीड एनालिसिस, और देन वी डेवलप स्ट्रेटजीज और वी मीन, और उसमें भी हम इवेल्युएट करके एनालिसिस करके जो बेस्ट होती है वो चूज़ कर लेते हैं, और फिर हम उसको कंप्लीटिंग द रिटन प्लान हम करके that to be the target that we want to achieve each one time. Now, अगर हम थोड़ा सा इसमें देखें कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं प्लानिंग के, स्ट्रेटेजिक एंड number one, we may talk, there are different sort of benefits would be there. Promotes proactivity. अब इसको मैं I would like to involve, how you like understand this the benefit promote proactivity. सर इसके अंदर हम की प्रॉब्लम्स पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं प्लानिंग करते हुए, तो जिससे हम एक प्रोएक्टिव अप्रोच जो है उस आइडेंटिफाई प्रॉब्लम के अगेंस्ट बना लेते हैं पहले से. नहीं मसला सर हम अपने आप को साइकोलॉजिकल प्रिपेयर कर लेते हैं सर, कोई भी काम करने से पहले के प्रिपरेशन हो जाती है हमारी प्रोएक्टिव. प्रोएक्टिविटी चले मैं थोड़ा सा अगर बेसिकली सर ये हमारे बिहेवियर को रेफर कर रहा है सर, हम ऑर्गेनाइज कि हम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेते हैं. सर टारगेट रख सकते हैं चीज को, मतलब पहले से उस चीज के बारे में अंदाजा लगा लेना, उसके बाद में उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना. देखो थोड़ी सी कंक्रीट बात करें. हाँ जी, कराची स्टूडेंट्स आर सिटिंग हियर. People belonging to Karachi, please. People belonging to Islamabad, please. Yes sir. कौन है? मेरा हाल असद, I think. Sir, yes sir. Asad, do you like to talk on this point that promotes proactivity? सर मेरे ख्याल से प्रोएक्टिव वो होता है जो हम मतलब किसी की बिहेवियर पे रख के, जैसे कि हमने कोई चीज़ पहले से मतलब अगर हमारा कोई कस्टमर है तो पहले हम उसकी जांच पड़ताल करते हैं कि उसको क्या चीज़ पसंद है, मतलब उसके मुनासबत के मतलब उसके स्टैंडर्ड पे जाके फिर उस चीज़ को हम वो करते हैं. देखिए इसका एक जी 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 अजीम बोलिएगा प्लीज. इन्वायरमेंटल स्कैनिंग से रेलेवेंट है कि जब हम स्कैनिंग करते हैं उसमें एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, उस हवाले से कि हम अगर अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना चाहते हैं, हमारी प्रोएक्टिव अप्रोच क्या बनेगी उनको अवेल करने के लिए. देखिए यहाँ 2 अल्फाज यूज होंगे, एक होता है रिएक्टिव और एक प्रोएक्टिव. मैं ज़रा फीडबैक वाइज बात करना चाहूँगा उसमें कंट्रोलिंग में, बल्कि 3 फिर हम कंट्रोल कहते हैं. एक फीड फॉरवर्ड होता है, एक कंकरेंट कंट्रोल्स होते हैं, और एक फीडबैक कंट्रोल होता है. अच्छा आप सुनिए, अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो बड़े आसान है. आप लिखिए इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट. जो कंट्रोल आप इनपुट लेवल के ऊपर लगाएंगे वो प्रोएक्टिव या उसे फीड फॉरवर्ड कंट्रोल कहते हैं. जो प्रोसेस के दरमियान में जो आप मॉनिटर करते हो उसको हम कंकरेंट कहते हैं, कंटिन्यूस कंट्रोल. और जब कोई चीज़ 100% बन गई और फिर जाके चेक करेंगे उसे हम फीडबैक कहते हैं. और जो फीडबैक होता है माय डियर वो रिएक्टिव बिहेवियर होता है.
तो आज के ज़माने में जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जब आप जितनी डिसिप्लिन्ड होके करोगे, तो नेचुरली यू डू नीड टू असेस एंड फोरकास्ट व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू बी हैपन इन फ्यूचर। क्योंकि अगले 3 सालों की आप जब प्लानिंग करनी है, तो आप आज बैठ के अगले 3 सालों में, 4 सालों में, 5 सालों में, 10 सालों में क्या होने वाला है, तो माय डियर उसको आप फोरकास्ट करते हो। और ये सर ये बिहेवियर आप टारगेट भी हम कह सकते हैं कि जैसे कि हमने एक चीज़ को बाद में जो है रिस्पॉन्ड करने से पहले ही हम उस पर कंट्रोल कर लें, या ये बेटा जी टारगेट नहीं होता। टारगेट तो कोई भी आपका स्टैंडर्ड आप सेट कर लें वो टारगेट है। बात है कि रिएक्टिव अप्रोच वो होती है कि जब आप के ऊपर कुछ हो गया फिर आप उसको सॉल्व करने जाओगे, तो वो ये रिएक्टिव। रिएक्टिव। यस सर। प्रोएक्टिव अप्रोच ये होती है कि कोई प्रॉब्लम अभी जो आने वाला है, आप उसको पहले ही कुछ स्टेप लेके उसके होने के चांसेस को कम कर दें। ये प्रोएक्टिव अप्रोच है और इसे और फीड सर जो फॉरवर्ड। सर आपने दूसरी कौन सी बताई है, रिएक्टिव? जी जी जी। सर आप वो देखो ना, आउटपुट के दौरान होगी सर? सॉरी concurrent। नहीं, वो आउटपुट के सर, वो कह रहा है रिएक्टिव ना, रिएक्टिव जो है जब आपकी मतलब आउटपुट पे आ जाएगी ना, जब आप कोई चीज़ देखो रिस्पॉन्डिंग करते हैं। मेरी बात बड़ी एग्जांपल सी, मैं अभी एग्जांपल अली मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। जी देखो सर। इस वक्त एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वैक्सीनेशन बच्चों के लिए कर रही है ना। ये यस सर। वैक्सीनेशन है ना, ये रिएक्टिव अप्रोच नहीं है, ये प्रोएक्टिव है, ताकि उन बच्चों को चाहे कि आने वाले टाइम में उनके बीमारी होने के चांसेस हो, तो आप वैक्सीन बच्चों को पिला के पहले ही उसके चांसेस को मिनिमाइज कर रहे हो। ये अप्रोच आपकी कौन सी है? ये प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव है। बजाय के बच्चे को मीजल्स हो जाए, ठीक है, और फिर उसको हॉस्पिटल में जाके उसकी उसकी टांग को ठीक करें या उसकी मतलब है कि जी उस बॉडी को ठीक करो, ये रिएक्टिव अप्रोच है। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब आपका जो सवाल था, मैं अभी उसमें कंकरेंट की जो बात है वो देखो, वो ये है कि कंकरेंट जो कंट्रोल्स होता है कि जब कोई चीज़ प्रोसेस में चल रही है और अगर वहां वो खराब हो जाए तो उसे फौरन वहीं पे ठीक कर लो, ये कंकरेंट है। अब सुनिए जरा, बात सुनिए। सबसे जो आज की दुनिया में जिसको हम ज्यादा पसंद नहीं करते, वो फीडबैक कंट्रोल होता है। क्योंकि फीडबैक कंट्रोल का मतलब है कि जब चीज आपकी 100% बन गई, आपने वहां जाके चेक किया, तो माय डियर डन कैन नॉट बी अनडन, वो लॉसेस मैक्सिमम होंगे। तो व्हाई नॉट, उससे बेहतर है कि उसे कंकरेंट कंट्रोल में चेक करो, और उससे भी बेहतर है कि इनपुट लेवल के ऊपर चेक करो। तो जितना कोई कंपनी फोकस अपना इनपुट लेवल पे बढ़ाती है, my dear, this is like a proactive approach. But anyhow, I think once you involve in strategic planning, naturally it forces you to anticipate what is expected to be happen in future. That's why I think one of the benefit of the strategic planning is promote. इससे आप प्रोएक्टिव होते हो। आज आप देख लें कि सुबह आप काम करने से पहले अगर आप अपना प्लान बना रहे हो कि आज मैंने क्या करना है, तो आप चीज़ों को पहले ही देख रहे हो कि मैंने क्या करना है। तो ये आपकी अप्रोच कौन सी है? प्रोएक्टिव अप्रोच। बजाय कि वो चीज़ हो जाए और उसके बाद आप सोचना शुरू करो, तो दैट इज़ वन ऑफ द बिग बेनिफिट इज हियर। सो ये अगर आप चाहें तो इसको आप, आज की दुनिया में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट वो भी यही कहती है, जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट आपको शेयर किया है। तो डोंट ट्राई टू बी रिलाई ऑन फीडबैक सिस्टम। जो कंपनीज 100% फीडबैक पे रिलाई करती हैं, वो लिथॉर्जिक कंपनीज हैं, वो पैसिव कंपनीज। वो कहते हैं जी कि नहीं, डन कैन नॉट बी अनडन। जो चीज़ खराब हो गई तो आप ऐसा स्टेप लें कि वो चीज़ खराब होने के चांसेस को पहले ही ख़त्म करें। इसका मतलब उसके लिए प्रोएक्टिव अप्रोच इस्तेमाल कीजिए। और प्रोएक्टिव कंपनीज अपना फोकस आउटपुट पे नहीं करती बल्कि इनपुट के ऊपर करती। मेरा ख्याल, आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द यस सर। एक्टिव। अजीम, एंजॉय किया ये कॉन्सेप्ट आपने? जी सर, लेकिन ये एक अंडरस्टूड बात है कि हम स्ट्रेटजी प्लानिंग की बात करें तो हमेशा इसमें प्रोएक्टिव अप्रोच है, क्योंकि हम प्लान पहले करते हैं हमेशा। तो ये बात बेटा जी आपने पहले बतानी थी ना, आपने तो सुनने के बाद मेरे बेटा जी ये बताइए कि अंडरस्टूड, आपने पता क्या लफ्ज इस्तेमाल किया? अंडरस्टूड बात है। तो अगर अंडरस्टूड बात थी तो आपने ये बात पहले मुझे बतानी थी। आप बजाय मुझे क्रेडिट देने के, आपने कहा ये तो अंडरस्टूड बात है।
नहीं नहीं, वो आपने तो मतलब नहीं है, तो ये बात नहीं नहीं सुनने के बाद ही अजीम, मैं बात मेरी बात ना। सुनिए। आई एम वेरी स्मार्ट मैन, मेरी बात सुने। आपने जब कहा ना ये अंडरस्टूड बात है, तो भी अंडरस्टूड बात ही तो अजीम मुझे इतनी लंबी चौड़ी बातें मुझे पहले बताता कि सर दिस इज वन। अजीम मुझे यार वैक्सीन। आपकी बात सुनने के बाद तो स्टेटमेंट ये हुई है। अच्छा, थैंक यू थैंक सर यू उसने थैंक एंजॉय यू। किया है, एक किस्म का उसने टॉपिक को एंजॉय किया है, इसका ये मतलब है। इंजॉय किया ना, तो उसने मुझे भी कहना यस चाहिए था सर। कि सर वेल डन, यस सर, ओके थैंक यू अप्रिशिएट थैंक यू। करना चाहिए था उन्होंने सर। भी ये बात पता क्या है, उन्होंने कहा कि ये सर अंडरस्टूड बात है, अंडरस्टूड। इसका मतलब आपने कुछ भी इसमें नहीं डाला, ये तो बात ऑलरेडी यस, पता ही है। हाँ ये ऑलरेडी पता है। नहीं सर, वेल एक्सप्लेन सर, अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। अच्छा थैंक यू। okay, thank you. Involve ओके। internal and external stakeholder in the process. So naturally, I think once the strategic planning is done, so we have to consider all the stakeholders, whether internal, whether external. जो एम्प्लॉइज हैं कंपनीज के वो इंटरनल हैं, और जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो हमारे कंपेटिटर्स हैं, जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं, और बहुत सारे इदारे हैं, पब्लिक है। तो नेचुरली आई थिंक वी हैव टू सी ऑल इम्पैक्ट, सो दैट्स आई थिंक ड्यू टू द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, सो वी इन्वॉल्व इंटरनल। चूंकि इनको इन्वॉल्व किए बगैर हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं कर सकेंगे। जैसे आज सोसाइटियल मार्केटिंग में वी मस्ट हैव टू कंसिडर द वेटेज ऑफ द सोसाइटी, कि उनकी क्या है, और सोसाइटी में सस्टेनेबिलिटी जो आजकल बहुत बड़ा इशू है, कि इन्वायरमेंट है वो सस्टेन रहना चाहिए और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ताकि अगर इन्वायरमेंट डिके होना शुरू हो गया तो आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। Same involvement of external stakeholder creates advocacy for the program और promotes stability over time। अच्छा देखिए, यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि ये स्टेबिलिटी किस तरह प्रमोट करती है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ये मैं आप लोगों को इन्वॉल्व करूंगा प्लीज। सर ये क्योंकि लॉन्ग टर्म को फोकस करती है स्ट्रेटजिक प्लानिंग, हमेशा लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। तो जब आपके लॉन्ग टर्म गोल्स होंगे तो उसमें स्टेबिलिटी हमेशा होगी। और हमेशा स्ट्रेटजिक प्लानिंग ज्यादातर उसके लिए फोकस होती है जहाँ स्टेबल इन्वायरमेंट होता है। अगर डायनामिक इन्वायरमेंट होगा तो स्ट्रेटजिक प्लानिंग इतनी हेल्पफुल नहीं होगी, उसमें फिर इमरजेंट स्ट्रेटजीज आएंगी, अनरियलाइज स्ट्रेटजीज आएंगी उसको फुलफिल करने के लिए। मैं थोड़ा सा इस पे अजीम, अभी ये आपने एक आम सीधी सी बात की है, इसके अंदर एक बात छुपी हुई है, और वो बात पता क्या है कि माय डियर, कि जब आप किसी चीज़ में एनालिसिस करते हो, उसकी प्रोबेबिलिटी जानते हो, तो फिर उसकी लाइकलीहुड समझ आ जाती है। और इसका मतलब है कि प्लानिंग इज बेस्ड अपॉन एनालिसिस। एनालिसिस आपको स्टेबल करता है बेसिकली, कि व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन इन फ्यूचर, आपका प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, ठीक है। तो दैट्स व्हाट आई थिंक प्लानिंग इज बेस्ड अपॉन एन एनालिटिकल अप्रोच, और हम उसमें फोरकास्टिंग करते हैं, हम उसमें प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, हम उसमें रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं, और हम उस पर ट्रेंड, हिस्टोरिकल डाटा, मुख्तलिफ चीज़ों की बेसिस के ऊपर फिर हमें पता चलता है जी कि अगले 2 3 4 सालों में क्या। अगर हम अपने इस प्लानिंग के अंदर एनालिसिस को ऐड नहीं करेंगे तो फिर हमें तो पता ही नहीं है, और वो चीज़ अनसर्टन रहेगी, और जो चीज़ अनसर्टेन है उसकी हैपनिंग के बारे में वी डोंट नो। दैट्स व्हाई आई थिंक जिसको हम जानते ही नहीं है वो स्टेबिलिटी नहीं। यहाँ स्टेबल का मतलब ये नहीं है कि हम चूंकि इस तरह देखेंगे, असल में आपका एनालिसिस देखो। आप जब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए कोई आपने प्रोजेक्ट की सिलेक्शन करनी है, तो आप आमिन कैपिटल बजटिंग टेक्निक इस्तेमाल करते हो, और उनकी बेसिस के ऊपर आप कहते हो कि एनपीवी की बेसिस के ऊपर मैंने ये प्रोजेक्ट ए को या बी को सिलेक्ट किया है। या आप जब कहते हो ना कि मैंने जी रेशो एनालिसिस किया है, तो माय डियर व्हाई यू कॉल दैट आई हैव मेड अ रेशो एनालिसिस, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द रेशो एनालिसिस दिस प्रोजेक्ट नीड टू बी सिलेक्टेड। तो जब आपने कहा ना ये प्रोजेक्ट ये सिलेक्ट होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रेशो एनालिसिस, तो इट मीन यू हैव एडेड नाउ स्टेबिलिटी। आप रेशो एनालिसिस किए बगैर ही आप कहें चलो जी प्रोजेक्ट बी को चुन लेते हैं, तो माय डियर दिस इज इनस्टेबिलिटी। दैट्स व्हाई you have to talk Mr. Azim that the analysis makes and promote the stability। सिंपल थिंग्स ये नहीं होती कि वो ऐसा है। असल में दुनिया में जितनी भी चीज़ें, इसीलिए जब कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जाते हैं उनकी फिजिबिलिटीज़ होती हैं, उनके पीछे प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, उनके पीछे लॉजिक्स होती हैं, ट्रेंड्स बनाए जाते हैं। इन्वेस्टमेंट में तो आप लोगों को, बल्कि सीएमए वालों को
बड़ा मतलब है कि जी इसमें जो सेंसिटिविटी एनालिसिस होती हैं, मार्केट फोरकास्ट है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, मुख्तलिफ चीज़ें, वट एवर द केस लाइक। और जब आप डेरिवेटिव सिक्योरिटीज में जाते हो तो अगेन you are developing some sort of the analysis. So analysis provide you stability, my dear. Regression, correlation, and all type of technique that you use in accounting, whether you are using like the ratio analysis, you are using the profitability, you are using, तो जितनी भी हम ये चीज़ें करते हैं फिर उनकी बेसिस के ऊपर हम देखते हैं कि अच्छा जी ये प्रोजेक्ट की लाइक्लीहुड ज़्यादा है। तो दैट्स वाई आपकी जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है वो नेचुरली होती ही सारी की सारी एनालिटिकल है, एनालिसिस बेस्ड है, और जितना एनालिसिस ऐड हो जाएगा that would be giving you the true picture of what is going to be happening in future. Okay? ठीक है सर। सर इससे जो ऊपर वाला पॉइंट है एडवोकेसी वाला, वो भी थोड़ा बता दें, वो मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, एग्जांपल के तौर देखो माय डियर, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर क्रिएट एडवोकेसी फॉर द प्रोग्राम का मतलब है कि देखो एडवोकेसी का मतलब है कि आप उसकी फेवरेबिलिटी है, आप एक प्रोग्राम करना है जी, मैंने जी ये 5 ईयर प्रोग्राम होना चाहिए, तो जाहिर बात है वो क्यों होना चाहिए, ये होना जो है ये एडवोकेसी है। और नेचुरली इसमें जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो उनकी जस्टिफिकेशन जो होती है ना, अब देखें फर्ज करें कंपेटिटर अगर प्राइसेस को कट करके आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं तो नेचुरली अब आपने भी उसकी जस्टिफिकेशन देनी है ना कि चूंकि मुकाबला ऐसा हो रहा है और हमें आने वाले टाइम में हमें इस तरीके से compete करना चाहिए। तो दिस इज एडवोकेसी दैट यू आर मेकिंग। ओके ओके सर, थैंक नहीं यू। क्लियर हुआ, जी। नहीं क्लियर हुआ, दोबारा एक्सप्लेन करना। देखो बात यार मेरी बात सुनिए आप, चलो मैं इसकी एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। इस वक्त यूनिवर्सिटी जो हैं वो बीए और 2 ईयर प्रोग्राम इंटर के बाद खत्म कर रही है ना जी। जी, यस सर। अब कौन से प्रोग्राम आ रहे हैं? और years। BS 4 ईयर। बीएस, 4 years। बीएस 4 ईयर। तो ये बी अब अगर कोई यूनिवर्सिटी वो कहे दी हम तो बीएस प्रोग्राम स्टार्ट नहीं करेंगे, हम तो 2 ईयर प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, तो माय डियर एक टाइम आएगा उनकी डिग्री को कोई मानेगा कोई। अब इसका मतलब है कि आप जो 4 साल डिग्री स्टार्ट कर रहे हैं ये जस्टिफिकेशन है, एडवोकेसी है कि आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ये चीजें, और यू आर फोर्स टू फॉलो दिस वन। ओके। क्लियर जी। होगी ना जस्टिफिकेशन। एडवोकेसी आप क्या है, आप कहते जी एचईसी ने कह दिया तमाम यूनिवर्सिटीज बीएस प्रोग्राम कर रही हैं और चूंकि उनकी अनाउंसमेंट है हमें भी करना है, लिहाजा अब आपने जो प्रोग्राम पहले 2 ईयर करते थे अब आपने 4 साल प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। तो ये उसकी क्या है, ये एडवोकेसी है कि हमें करना चाहिए। ओके। जेंटलमैन क्लियर? Yes, जी sir। सर। यस सर। Thank you. Thank you. Now, assist with planning for assessment, resource allocation, and accreditations like uh, this is better prepare the program to evolve with change. These are the points that we do have. Now, my dear, ये भी आप लोगों के लिए ज़रा थोड़ा सा अच्छा एक पॉइंट होगा, ये हम वाई डू स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, हम उसकी रीज़न ज़रा फाइंड करना चाह रहे हैं क्यों हमें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। देखिए these are the different points. Keep organization competitive in dynamic and often unpredictable environment. So that is promote a clear defined direction, promote buy-in ownership and commitment, prevents in franchised implies. So set priorities for resource allocations. Like सर ये क्या मतलब हुआ सर, डिसइनफ्रेंचाइज्ड एम्प्लॉयज? नेचुरली आप जब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं तो आप लोगों को हायर करके नहीं प्लानिंग नॉर्मली कर रहे होते, ये आपने आपके अपने ही बंदे जो कंपनीज के परमानेंट होते हैं वो प्लानिंग जी कर रहे सर। हो। ठीक है। अच्छा जी, इसमें ये क्या है, लीड्स टू पॉजिटिव एक्शन एंड चेंज, हेल्प इन चेंजिंग डायरेक्शन, कैन एक्सेलरेट ग्रोथ, प्रमोट इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, प्रमोट कम्युनिकेशन एंड टीम बिल्डिंग, expand data and intuitions, bring external factor to light like। अच्छा यहाँ पे ये पॉइंट एनीबॉडी वुड लाइक टू एक्सप्लेन? वो कहता है जी कि जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है ये आपकी एक्सपैंड डाटा एंड इंट्यूशन को एक्सपैंड करता है, डाटा को और इंट्यूशन।
सर प्लानिंग डेटा की बेस पे होगी ना, डेटा गैदरिंग एक प्रोसेस होगा, एक मैनेजमेंट होगी, उसके हवाले से ये बात कर रहा है। और इंस्टीट्यूशन का बात कर रहा है इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग डिपार्टमेंट्स और अमंग डिफरेंट स्टेक होल्डर्स सभी अजीम अजीम आई वुड लाइक के ये लफ्ज को दोबारा पढ़िए, क्या है? एक्सपैंड डेटा एंड इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन, मेरा ख्याल प्रोनाउंसिएशन आप सही नहीं कर रहे आप। इंस्टीट्यूशन हाँ जी, क्या होती है इंट्यूशन? इंट्यूशन सुन रहे हो मुझे? Intuitive. My question is, Mr. Azim, is whether more intuitive or not? What I'm talking, gentlemen? सर ये इस तरह से भी ले सकते हैं सर, किसी भी चीज को करने से पहले सर उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाना। सर ये No, क्विक no, no. डिसीजन कह सकते हैं इसको। Yes. Asad is talking. यस सर। असद बेटा, थोड़ा सा मुझे, आई एम हैप्पी विद यू, और थोड़ा सा बताओ ये क्विक डिसीजन किस तरह होते हैं? सर इस तरह के आप चीज़ का पहले से ही इल्म हो और आप विदाउट रीजनिंग या विदाउट कोई जजमेंट करने के बगैर, उस पर टाइम वेस्ट के बगैर ही आप उस चीज़ को क्विकली जो है उसके रिएक्ट कर लें या उसको। ये क्या मतलब है पहले ही आपको पता हो? किस तरह पता हो सकता है? सर ये तो जाहिर बात है, आपकी जब प्लानिंग होगी तो आप उस पर साथ जैसे ही आपकी प्लानिंग चलती जाएगी तो जाहिर बात है आप में सर आपकी एनालाइज करेंगे तो आप एक ऐसी पीक पे आ जाएंगे जब आपको ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करने में जब आपको मतलब जब आपके पास मतलब नॉलेज ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, और उस चीज़ पे विदाउट एनी मतलब टाइम वेस्ट के बगैर या। अच्छा सुनिए, अब ऐसा है कि दो थिंकिंग होती हैं, एक Yes, लीनियर sir. थिंकिंग है। लीनियर थिंकिंग, जो भी थिंकिंग स्टेप बाय स्टेप होती है वो लीनियर थिंकिंग है। ओके मैं सर। अगर आपसे कहूँ कि जी डिसीजन मेकिंग किस तरह होती है, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग, तो आप मुझे कहोगे कि सर पहले स्टेप पे हम प्रॉब्लम फाइंड करते हैं, प्रॉब्लम से भी पहले हम देखते हैं कि सिम्टम्स क्या है, सिम्टम से हम प्रॉब्लम से फिर हम वेट्स को फिर क्राइटेरिया से वेट से फिर हम Yes. अल्टरनेटिव डेवलप करते हैं, फिर उनका एनालिसिस करके उनमें से बेस्ट चुन लेते हैं। अब दुनिया में जब भी कभी आप डिसीजन मेकिंग रैशनल करने जाओगे तो ये, और जो रैशनल डिसीजन मेकिंग होती है वो आपका आई मीन लाइक दिस इज द रैशनैलिटी है, जो लास्ट टाइम हमने अप्रोचेस भी आप लोगों को पढ़ाई थी, जिसमें प्लानिंग रैशनल प्रोसेस है। इंट्यूटिव पता क्या होती है कि जो क्विक डिसीजन मेकिंग, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन a decision which is based upon your past experience, your feeling Yes, and feelings. accumulated judgment, my dear। अब असल में मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाह रहा था, ये इस तरह होता है कि आप कभी जिंदगी में यस कॉग्निशन, नॉलेज, पास्ट एक्सपीरियंस, फीलिंग और आपकी जो accumulated जजमेंट। अब देखो, मैं फर्ज करें अगर 30 ईयर से मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी जब मुझे ये बात अजीम ने कही ना कि जी अंडरस्टूड बात है, तो मैं आई कम टू नो व्हाट मिस्टर अजीम इज बेसिकली टॉकिंग। वजह क्या है कि दिस इज नॉट माय फर्स्ट क्लास एंड फर्स्ट टाइम दैट आई एम डीलिंग। आप लोग अभी चीजों को करोगे ना तो मैं आई कम टू नो कि व्हाट इज द मीनिंग बिहाइंड, और आप किस लेवल पे उसको किस तरीके से करना चाह रहे हैं। वजह क्या है? आई कम टू नो ऑन द बेसिस ऑफ माई पास्ट एक्सपीरियंस एंड आई क्विकली कंक्लूड दिस वन। ये जो सर आप जिस सेंस में लेके जा रहे हैं मैं सेंस में नहीं कहा था। बस सर ऐसे एग्जांपल दे रहे हैं। आप इजी रहिए अजीम, कोई मसला नहीं है। अच्छा प्लीज, तो उस सूरत में ये आपका क्या है, ये इंट्यूशन होती है। और जो इंट्यूशन है, अब फॉर एग्जांपल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसने 25 साल से किसी कंपनी में सर्व किया हुआ है, या एक कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, देखा वो 20-25 साल ऐसे प्रॉब्लम को कई दफ़ा देख चुका है, और एक प्रॉब्लम आता है तो वो उस प्रॉब्लम तक इतनी जल्दी कंक्लूड कर लेता है। अच्छा वो कहता जी ये है, इसको चेक करो, पता चला जी वहाँ मसला था। वजह क्या है, उसे कैसे पता चला? ये थी कि ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस, ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, ऑन द बेसिस ऑफ फीलिंग, और उसने उस चीज को क्विकली बगैर उस स्टेप बाय स्टेप जाने के वो उस कंक्लूजन तक जब पहुंचा, तो माय डियर दिस इज बेसिकली कॉल्ड इंट्यूशन। और ये बात जहन में रख लीजिएगा, जो आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, ये कॉम्बिनेशन है दोनों चीजों का, रैशनल मॉडल का प्लस इंट्यूशन। और जो इंट्यूशन होती है वो नॉन लीनियर थिंकिंग होती है,
और नॉन लीनियर का दूसरा मतलब लेटरल थिंकिंग है, लेटरल, कि जिसमें आप देखें, मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान, फिर उसके बाद मैं कहता हूँ जी कि इकोनॉमी, ग्लोबल, और देखो मैं जंपिंग लगाते हुए एक कॉन्सेप्ट से दूसरे कॉन्सेप्ट तक आ रहा हूँ। लेकिन जब मैं आपको रैशनल डिसीजन मेकिंग पढ़ाऊंगा तो फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। एनी हाउ, ये है जी कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में आपको यहाँ डाटा से मतलब पता क्या है, रैशनल डाटा है, स्टेप बाय स्टेप। और इंट्यूशन का मतलब है कि यू आर हैव टू डिसाइड क्विकली, और उसमें तो लिहाजा अगर आप फ्रेड की बुक को पढ़िएगा, देखिएगा पहला चैप्टर नंबर 1 में, उसमें एक कॉन्सेप्ट उसने इस्तेमाल किया है, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग एनालिसिस एंड इंट्यूशन। वो कहता है कि जो हमारी नेचर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है ना जी, इसके अंदर दोनों चीजें चलती हैं। मतलब हम सम टाइम या मोस्ट ऑफ द टाइम एनालिसिस बेस्ड डिसीजन कर रहे होते हैं, और हम कभी कभी हम इंट्यूशन को भी इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा ये दोनों चीजें इसमें मिक्सअप होती हैं। क्लियर है जी? यस सर। अच्छा, मैं अभी मेरा ख्याल कोई शायद सोनिया, आई थिंक रेज्ड हैंड, मेरा ख्याल ऐसा ही है। सोनिया बेटा, अगर आप सुन रहे हैं मुझे, प्लीज। सर अनम्यूट का यस प्रॉब्लम ना सर, हुआ? वो मैं म्यूट हुई थी इस वजह से। अच्छा अच्छा अच्छा, चले आप हो एक, गया। थैंक यू थैंक यू। अच्छा जी, अब इसमें कोई एक्सक्यूज मी पॉइंट? सर, जी जी, एक क्वेश्चन है। प्लीज, वेलकम। सर अगर हमारा एनवायरनमेंट डायनामिक है, अनप्रिडिक्टेबल है, तो उसमें स्ट्रेटजी कैसे काम करेगी? उसमें तो डायनामिक होने की वजह से वो शिफ्ट कर जाएगी। तो जो हमने लॉन्ग टर्म प्लानिंग की होगी, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो कि 3 to 5 ईयर की है, और एनवायरनमेंट अगर चेंज होता जा रहा है, तो वो कैसे उसके साथ कोप अप करेगी, मैच करेगी? चलें, इसका आंसर हम, सोनिया बेटा आप जरा दीजिएगा इसका जवाब प्लीज। मैं दूं? अभी अभी जस्ट आपको भी पाइपलाइन में, आप हम आपको भी टाइम देते हैं प्लीज। सर आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? मुझे समझ नहीं आई, एक्चुअली मेरा नेटवर्क इशू है। चलें जी, हाँ जी, प्लीज क्वेश्चन दोबारा कीजिएगा जेंटलमैन। अगर हमारा एनवायरनमेंट डायनामिक है, अनप्रिडिक्टेबल है, तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग उसके साथ कैसे मैच करेगी? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग तो 3 to 5 ईयर लॉन्ग टर्म हम कर रहे होते हैं। बेटा सुन लिया आपने सर जवाब? यस सर, बेसिकली हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर ही लॉन्ग टर्म के लिए रहे हैं ना। और जैसे कि अभी आपने इंट्यूशन की भी बात की, तो वो भी हमें असिस्ट करती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इस तरह से हेल्प करती है उसे, बेटा क्योंकि आपने हम तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते ही लॉन्ग टर्म में है ना। मेरा ख्याल आप सवाल शायद अभी समझ ही नहीं पाए। ठीक है अजीम, आप जरा ट्राई कीजिएगा अजीम। सर अगर डायनामिक इन्वायरमेंट है तो हम, आपने जिसमें पढ़ाया फॉर्मल या रैशनल प्लानिंग ऑफ स्ट्रेटजीज, तो हम कुछ हिस्सा उसमें से अपना फॉर्मल प्लानिंग को लेके चल रहे होंगे, रैशनल प्लानिंग, और डायनामिक अगर इन्वायरमेंट आ गया तो उस अपने प्लान को अचीव करने के लिए, टारगेट को अचीव करने के लिए हम उसमें कुछ इमरजेंट स्ट्रेटजीज ऑन द स्पॉट लेके आएंगे, अनरिलाइज स्ट्रेटजीज लेकर आएंगे, ताकि हमारी 30% अगर वो डायनामिक इन्वायरमेंट आ गया है तो उसमें 30% इमरजेंट के जरिए या 70% फॉर्मल प्लानिंग के लिए मिक्सअप बना के हम अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। अच्छा जी, ये जो अजीम ने बात की है काफ़ी हद तक बेहतर है। लेकिन अभी जो सवाल किया था उनका नाम मैं जान सकता हूँ जी, कौन है? वकास। अच्छा वकास बेटा, आप बात सुनिएगा। पहली बात देखो, एक तो आप स्ट्रेटजी को कोई आसमानी सहीफा ना समझ लें कि ये स्ट्रेटजी बना के हमने दराज में रख ली है और अब इसमें कोई चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, देखो ये बेसिकली एक डायरेक्शन है कि हमने ये काम ऐसे। आप मुझे बताओ कि वक्त के साथ साथ जैसे जैसे कुछ आपके इन्वायरमेंट में चेंज आती है तो आपको माय डियर अपनी स्ट्रेटजी को क्या करना पड़ेगा, उसमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। फ्लेक्सिबल होती है वैसे, इंटीग्रेट तो हमारी इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को भी हम देख रहे होते हैं ना स्ट्रेटजी बनाते हुए। ये मतलब खाम दुनिया की कोई चीज भी यस सर। स्टैटिक नहीं है माय डियर वकास साहब, एक बात ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं कि आपने प्लान बना के आपने रख लिया। अच्छा, मैं दूसरी बात आपको एक, जैसे कॉन्टीजेंसी हम बात करते हैं, जैसे अभी अजीम ने भी ये बात की है, और प्लस जो चीज़ है, हाँ आप ये बात कह सकते हैं कि जितना इन्वायरमेंट डायनामिक होता जाएगा आपकी स्ट्रेटेजी का ड्यूरेशन हम उतना ही ज़्यादा नहीं करेंगे, मतलब वो शॉर्ट होना चाहिए।
जितना स्टेबल इन्वायरमेंट है। और अभी जो अजीम ने जो बात की, वो जो हमने आपको अप्रोचेस की बात की थी, अप्रोचेस टू स्ट्रेटजीज, वो जिसमें हमने कहा था प्लानिंग, रैशनल, फिर वो एमरजेंट स्ट्रेटजीज की, ठीक है, इंक्रीमेंटलिज्म की बात की थी, अपॉर्चुनिज्म की बात की थी। तो माय डियर, जितनी स्ट्रेटजी का इन्वायरमेंट डायनामिक होता जाता है, बहरहाल आपकी स्ट्रेटजी की मॉडिफिकेशन, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और उसके अंदर जो एक्सपेक्टेड चेंजेस है वो लानी पड़ेंगी आपको। मसलन उसकी मैं एग्जांपल, गवर्नमेंट 6 महीने के बाद कोई नए लॉज ले आती है, तो आपने जो आज से पहले जो स्ट्रेटजी कोई साल पहले बनाई थी, अब तो आपको उसके मुताबिक अडेप्ट करना पड़ेगा। और अगर आप कहें जी नहीं नहीं नहीं, हम तो वही करेंगे, तो माय डियर ऐसा नहीं होता। नाउ यू मस्ट हैव टू एडजस्ट योर स्ट्रेटजी एंड अडेप्ट योर स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंग टू द चेंज्ड इन्वायरमेंट। वकास, इज इट क्लियर? Got it, sir. Thank you. Sir, thank you, gentlemen. I'm happy that you got it like okay. तो ये है, आई एम enjoying your classes as well as माशाल्लाह कुछ असद, अजीम की वजह से और वकास और सोनिया, बेटा आप भी क्वेश्चन करो प्लीज। और भी लोग अभी कराची से कोई पार्टिसिपेशन नहीं आ रही, क्या वजह है? कराची के लोग प्लीज, स्टूडेंट्स आर सिटिंग लिसनिंग मी, अटेंडिंग माय क्लास प्लीज। कोई आवाज नहीं आ रही थी। सर शायद माइक उनके म्यूट हो या क्या साहब? नहीं, लेकिन वो रेजिंग हैंड तो कर सकते हैं ना जी। ये भी है सर। मेरा वो पहले भी मतलब जी जी ये सर। ये मेरा ख्याल है एहसान साहब शायद, ये तो मेरा ऑफिस वाले हैं बस यहाँ, बाकी तो यस आई सर। डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरा ख्याल। अच्छा जी, ओके, प्लीज़ अब आइए ज़रा ये थोड़ा सा एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, लॉन्ग रेंज प्लानिंग की बात। अच्छा देखिएगा, अ, अक्सर लोग पता क्या कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज अ लॉन्ग रेंज प्लानिंग, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि ऑल लॉन्ग रेंज प्लानिंग इज नॉट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ठीक है, मसलन एक कंपनी है, वो अपना बजट अगले 4 सालों, 4 साल तक का बजट बना के रख लेती है, तो माय डियर वो तो लॉन्ग रेंज है, लेकिन वो स्ट्रेटेजिक प्लान नहीं है। देखो, इसलिए हमने कहा था कि जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है उसके अंदर आप अपने कंपेटिटर और एक्सटर्नल फोर्सेस को कंसीडर करते हुए देन यू मेक योर प्लान, वो आपकी स्ट्रेटजी होती है। अब आइए ज़रा, ये स्लाइड भी आपको काफ़ी बेहतर करेगी कि जस्ट टू नो, देखो आपका एमसीक्यूज एक सवाल आ सकता है कि लॉन्ग रेंज प्लानिंग और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, अगर आप दोनों को एक ही समझ रहे होंगे तो ये गलत है। अब आइए ज़रा, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में क्या है कि मोर कंसिडरेशन ऑफ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है जी, जबकि और फिर relies on input from internal and external stakeholder, focused on change and adapting to actual and perceived changes, और vision of the future is essential, ये जरूरी है। यहाँ पे क्या है, look inwardly at what we want and where we want to be। हम ये इनवर्डली अंदर से हम सिर्फ देख रहे होते, एक्सटर्नल को नहीं कंसिडर कर रहे होते इतना। ओपन फिजिकल और बजट ड्रिवन होता है, और मिनिमल इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, और फोकस्ड ऑन मेंटेनिंग द स्टेटस को। देखो लॉन्ग रेंज, ये बड़ा सॉलिड पॉइंट है माय डियर। स्टेटस को देखो, बजट आपने बनाया है, आपका जो स्टेटस को है आप उसको वही मेंटेन करना चाहते हैं और उसको आप लेके चल रहे हो, तो दिस इज व्हाट। लेकिन जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का मकसद स्टेटस को मेंटेन करना नहीं होता, बल्कि कीपिंग इन व्यू द कंपटीशन, देन यू सेट योर कंपैरेटिव पोजीशन। तो दिस इज वन ऑफ द मेजर, इनमें जो मेजर पॉइंट निकले हैं कि वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एक्सटर्नल फोकस्ड होती है, जबकि लॉन्ग रेंज प्लानिंग इंटरनल। और इसका मकसद ये होता है कि हम उसको ये विजन फ्यूचर ज़रूरी होती है, जबकि इसमें सिर्फ स्टेटस को की बात होती है। क्लियर है जी? यस सर। नाउ प्लीज identify the purpose. Strategic planning should be done when an organization getting started in preparation for a new major venture, competition is rising, preparing of the future, so establish a vision statement जरूरी है इसके लिए।
विजन स्टेटमेंट हम पहले ही बता चुके हैं, इज द इंस्पिरेशन एंड द फ्रेमवर्क फॉर ऑल ऑफ योर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. एग्जाम्पल, बोइंग, people working together as one global enterprise for aerospace leadership. So on like same select goal. आपको गोल जरूर सेट करने होते हैं फॉर द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. तो जनरल स्टेटमेंट अबाउट व्हाट, देखा यहाँ पे लफ्ज क्या इस्तेमाल हुआ है, ये गोल और ऑब्जेक्टिव में फर्क किया है. गोल जनरल स्टेटमेंट होती है, जबकि ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक स्टेटमेंट होंगी जो आप सेट करते हो, मेजरेबल होते हैं. जी 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 अजीब प्लीज. सर क्या स्ट्रेटजिक प्लानिंग स्ट्रेटजिक फॉर्मुलेशन का पार्ट है या स्ट्रेटजिक फॉर्मुलेशन इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजिक प्लानिंग? माय डियर, जो स्ट्रेटजी प्लानिंग है वो फॉर्मुलेशन का हिस्सा है. ठीक है, लेकिन हमने जब वो पीछे आपने पढ़ाया था उसमें आपने कहा था कि वो फॉर्मुलेशन से पहले हम वीएन बनाते हैं, इसलिए आपसे मैंने थोड़ा सा. नहीं, देखो फॉर्मुलेशन तक आप जब करेंगे, ये तमाम स्टेप्स जो हैं ये फॉर्मुलेशन. देखो मैंने आपको इनिशियली एक बात कही थी कि विलन एंड हंगर कहती है कि इन्वायरमेंटल स्कैनिंग अलग चीज़ है. डेविड वाले कहते हैं कि नहीं जी, ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के 3 स्टेजेस हैं, फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन. तो आप देखो, आप प्लानिंग करोगे तो माय डियर उसका पर्पस क्या है, फॉर्मुलेशन. तो दैट्स व्हाई प्लानिंग कहाँ फॉल करेगी, फॉर्मुलेशन में. ठीक है, गोल सेट करोगे तो प्लानिंग का हिस्सा है, हाउ टू अचीव द गोल प्लानिंग का, अपना फॉर्मुलेशन का हिस्सा. अल्टीमेट आपने स्ट्रेटजी की डायरेक्शन वो करनी है, लिहाजा ये सब चीज़ें इसमें फॉल करेंगी. ओके, तो जनरल स्टेटमेंट्स अबाउट व्हाट यू नीड टू accomplish to meet your purpose, a mission, and address major issues facing the organization. Identify approaches and strategies. So strategies often change the most or closely examine the external and internal environment of an organization. So identify action plan to implement each strategy. So specific activities are objectives that each department must undertake. Objectives should be clearly worded. Top management usually develops committees so that each have a work plan. Compile the mission, vision, strategies, and action plan into a strategic plan. So the strategic plan document is the final decision applied to a document. The upper management or leader is to finalize and approve the document. Monitor implementation of the plan and update the plan as needed. अब देखा, ये वो बात है बेसिकली, आप वक्त के साथ साथ आप मॉनिटर करोगे और उसको करोगे लाइकवाइज चेंज करते रहते हो. मॉनिटर दैट गोल्स आर बीइंग मेट, सक्सेस इज मेजर्ड बाय कस्टमर फीडबैक. एंड ये एक प्लानिंग प्रोसेस, ये जस्ट मैंने आप लोगों को एक विजन देने के लिए, ये भी एक सर्कुलर फ्लो में अच्छी चीज़ है. विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स. अब डोंट वरी अबाउट दिस वन. नेचुरली अगर आप चाहें तो ये गोल यहाँ आ जाएंगे, गोल से हम ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ये जनरल होंगे, ये स्पेसिफिक है. स्ट्रेटजीज, एक्शन प्लान, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज, एक्शन प्लान्स लाइक. ओके, सो this is so far, ladies and gentlemen, regarding the strategic planning. और अब हम एक छोटी सी ये स्लाइड है और मेरा ख्याल वो हम सब जानते होंगे, और वो है फॉर्मल और इनफॉर्मल प्लानिंग के हवाले से. लेकिन बिफोर दिस वन, इफ यू पीपल हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन प्लीज. और अभी तक आपने जितना पढ़ाया है, आपने एक मॉडल दिखाया था डिटेल्ड वाला, जिसके अंदर वो स्ट्रेटजिक फॉर्मुलेशन के अंदर प्लानिंग थी, फिर उसमें स्ट्रेटजिक चॉइसेस थी, फिर जनरेशन थी, फिर उनकी वैल्यूएशन थी, फिर इम्प्लीमेंटेशन थी, फिर आगे कंट्रोल था. तो अभी तक हमने ये भी सारा हमने आज वही रिवाइज ही किया किस्म का. देखो पता क्या होता है असीम, इनफैक्ट बहुत सारी चीजें, अब ये बेसिकली आपका पार्ट बी हैज बीन स्टार्टेड. अच्छा आप देखिए, पार्ट बी में आप पढ़ोगे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. अब जब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें, चूंकि मैं वैसे भी हम डिटेल में बातें कर रहे होते हैं, तो ये कोई चूंकि जब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बातें करनी है, उसमें मिशन आ जाना है, उसमें विजन आना ही है चीजें. तो दैट्स व्हाई आपको समटाइम इट वुड फील दैट
कि आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन चूंकि मैं अभी आपको टॉपिक कौन सा पढ़ा रहा हूँ, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ठीक है। तो ये इस वजह से ऐसा है। आपने तो सारी चीजें डिटेल में ही बताई थी हमें, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग जेंटलमैन। अच्छा जी, प्लीज अब आइए फॉर्मल एंड इनफॉर्मल प्लानिंग की तरफ। Naturally, formal planning is a form of well-structured process involving different steps. In large organizations, they undertake planning in formal way, in which they create corporate planning cell placed at sufficiently high level in the organization. ये जो कॉर्पोरेट प्लानिंग सेल है ना, इसका मतलब है जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो बाकायदा तौर पे एक सेपरेट डिपार्टमेंट या एक सेपरेट सेक्शन बनाती है जिनका काम ही क्या है, फॉर्मल प्लानिंग करना है, ठीक है। और नेचुरली फॉर्मल का मतलब ही क्या है, जो प्लान्ड है, डेलिब्रेट है, डेटा बेस्ड सपोर्टेड विद एनालिसिस है, और इट इज बेस्ड अपॉन रूल एंड रेगुलेशन, आई मीन लाइक फॉर्मली अप्रूव्ड होती है चीज़, और वो ऑर्गेनाइजेशन के उन रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक बनाई जाती है, दैट इज कॉल्ड विट। तो लिहाजा हमारी जो प्लानिंग होती है, जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, वो एक फॉर्मल प्लानिंग है। इसी तरह ये फॉर्मल का लफ्ज़ बहुत मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ सेंस में इस्तेमाल होता है, जैसे फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल डिपार्टमेंट, इनफॉर्मल डिपार्टमेंट, फॉर्मल प्लानिंग, इनफॉर्मल प्लानिंग। तो जो फॉर्मल चीज़ होती है वो रिटर्न होगी, बेस्ड अपॉन रूल्स होगी एंड रेगुलेशंस के मुताबिक होती है। तो मेरा ख्याल है जब कंपनीज प्लानिंग करती है तो नेचुरली वो एक ख्वाहिश नहीं होती, वो एक पूरी एक ज़रूरत, नेसेसिटी के ऊपर होती है, और बाकायदा रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक बेस करती है, अप्रूव्ड होती है। जबकि इनफॉर्मल प्लानिंग इज अंडरटेकन बाय अ स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन, द प्लानिंग प्रोसेस इज बेस्ड ऑन managers, memory of events, in intuitions like and gut feeling, rather than based upon systematic evaluation of the environment. इसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल ये वैसे देना चाहूँगा कि जैसे अगर हम चार दोस्त बैठ के हम कहें कि हम ये एक बिजनेस करना चाहते हैं, क्या करें और ये वो, तो ये हमारी अगर हम इसको देखें तो देखा हमारी वो उसमें इंट्यूशन, गट फीलिंग, यार ऐसा कर लो ऐसा कर लो, बट ठीक है, उसको हमने वो चीज़ों को कर लिया। लेकिन इस टाइप की प्लानिंग ये बाकायदा तौर पे ये इनफॉर्मल कहलाएगी बस, बट दैट इज अ सिंपल सॉर्ट ऑफ फॉर्मिंग। इसमें एक एडिशन करना चाहूँगा, लास्ट टाइम आपने पढ़ाया था कि अगर मैनेजर जो है वो एक्सपीरियंस्ड होंगे तो उधर इनफॉर्मल प्लानिंग होती है, वो अपनी स्किल नॉलेज की बेस पर डिसीजन करते हैं। और अगर मैनेजर आर इनएक्सपीरियंस्ड, मतलब इनएक्सपीरियंस्ड होंगे, एनवायरनमेंट स्टेबल नहीं होगा तो उधर फॉर्मल एनवायरनमेंट स्टेबल होगा, और मैनेजर इनएक्सपीरियंस्ड होगा तो उधर जो है वो फॉर्मल प्लानिंग होती है। ये आपने बताया था लास्ट टाइम। इधर भी यही लिखा हुआ है कि वो इसी इवेंट्स और गट फीलिंग की बेस पे डिसीजन करते हैं। देखो मेरी बात सुनो, देखो मैं ये सेंस में कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि कभी आप जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करता है, तो दो दोस्त पार्टनर हैं, दोनों बैठ के आपस में गपशप करके फैसला कर लेते हैं। ये प्लानिंग उनकी कौन सी हुई, इनफॉर्मल। अब वो बाकायदा तो, लेकिन नेस्ले के अंदर जब प्लानिंग होगी तो वो इस तरह नहीं होगा कि अच्छा यार क्या करें भाई, ऐसा 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 ऐसा, चलो ठीक है जी। नो, वहाँ बाकायदा तौर पे लोग डिप्यूट होते हैं, उसका एजेंडा होता है, उसकी डिस्कशंस होगी, उसके मिनट्स बनेंगे, उसकी अप्रूवल होगी, तो लिहाजा वो क्या है, वो फॉर्मल बन जाएगी। अब ये इनफैक्ट बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉर्मल, वो जो सेल का उन्होंने नाम लिया है ना, इसका मतलब है वो बाकायदा लोग हैं या सेपरेट एक सेक्शंस होती हैं जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग या कोई भी किसी भी किस्म की प्लानिंग। तो पार्टनरशिप में दो दोस्त हैं, दो दोस्त आपस में कहते हैं यार अच्छा यार आइए बैठ के, यहीं बैठ के चाय के कप पे फैसला हो जाता है, ऐसा जी ऐसा, चलो ठीक है जी, ये कर लें वो कर लें। वो नॉर्मली प्लानिंग कौन सी है टेक्निकली, क्योंकि उसका कोई प्रूफ नहीं है, रिटर्न नहीं है, स्पोकन है, और जो चीज एक्स्ट्रा की होती है वो फिर इनफॉर्मल हो जाती है बस। ठीक है जी, राइट सर। अब आप लोग सब लोग 5 लंबे लंबे सांस ले लें जी, आप लोग, मैं भी ले रहा हूँ।
हाँ जी, शुरू करें जी। यस हाँ, सर। ये भी एक स्लाइड जरा आप मजीद देख लीजिएगा। फॉर्मल प्लानिंग क्या होती है? इट इज स्ट्रक्चर्ड प्लान, इट हैज सम प्रोसीजर टू फॉलो, रिटर्न written record is followed in formal plan, that is 5-year plan of the country. Suppose in formal planning mein, it is unstructured plan, it does not have any procedure to follow, no record is maintained for the future purpose. अब आइए जी, ये है टॉपिक आपका। अगर आप देखेंगे बी पार्ट के अंदर तो स्ट्रेटजी लेंसेज की बात है, और such strategy lenses have been introduced by Johnson and Scholes, or this person has introduced 4 lenses. अच्छा, पहले हम जरा वैसे अगर हम देखें तो लेंस वो डिवाइस है जिसके ज़रिए से हम किसी चीज़ को फोकस होके फोकस और क्लैरिटी के साथ देखना चाहते हैं। एज अ व्यू, जी जी, इसका कंसंट्रेशन। मतलब वो हम ये देखना चाहते हैं किसी को देखना कि ये क्या है, लेंस। और लेंस के जरिए से आप देखते हो, लेंस के जरिए से आप अब देखो, मैं कहता हूँ ना कि आप जरा थोड़ा सा, मैं कहता हूँ अब ये आपका स्कूल ऑफ थॉट है। मैं ये कह सकता हूँ कि अजीम, दिस इज योर योर लेंस। आपका लेंस क्या है? इसका मतलब आपकी सोच क्या है दूसरे लफ्ज़ों में। अपनी लैंग्वेज में एनहांस करें। व्यू कह सकते हैं, आपका व्यू, Yes, डिफरेंट yes. व्यू। You may say view, you may say view, you may say thinking, you may say the mindset. आप चीज़ों को, जैसे आप कहते हैं जी कि कंपनी की सक्सेस के अंदर ब्यूरोक्रेसी जो वे है, सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। ये आपका एक लेंस है, आप ऐसा सोचते हैं, आप ऐसा सोचते हैं, ये लेंस है। मैं कहता हूँ ये लेंस है आपका। अच्छा, मैं कहता हूँ कि नहीं जी, वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा बेहतर है, ये मेरा एक लेंस है। एक और पार्टी वो कहती है जी डिसेंट्रलाइजेशन से भी ज़्यादा लेसे फेयर सिस्टम है कि जिसमें आप अथॉरिटी एब्सोल्यूट नीचे की तरफ दे दें, ये आपका एक लेंस है। ये इसी तरह जॉनसन एंड स्कॉल्स ने 4 लेंस इंट्रोड्यूस करवाए हैं, ठीक है। तो पहले तो आप जरा अपने इस लेंसेज को जरा क्लियर करें। लेंस मीन द थिंकिंग, जैसा कि अभी आपने एक साहब जेंटलमैन ने कहा था कि जी व्यू कह लें, सोच यस सर, कह व्यू। लें, यस कह लें, ये लेंसेज है। थॉट है, आप सोचते कैसे हैं, आपका माइंडसेट कैसा है, आप चीज़ों को प्रोसीड कैसे करते हो, भाई ये लेंसेज। और नाम बड़ा खूबसूरत है ये, स्ट्रेटजी लेंसेज। लेंस के जरिए से हम चीज़ों को देखते हैं, हमारा थॉट प्रोसेस है, हमारी सोच है। तो माय डियर, दिस इज द वे। और नाउ दैट द स्ट्रेटजी लेंसेज are ways of looking at strategy issues differently in order to generate many insights. आप देख लो बड़ा, अगर इसका थोड़ा सा तर्जुमा आप करें तो ये आपके क्या हैं कि मुख्तलिफ जो स्ट्रेटजी के इशू को डिफरेंट तरीक़ों से जो आप देखते हो, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग उसके बारे में डेवलप करनी है, वो द वे यू थिंक, वो आपके लेंसेज हैं। और लुकिंग एट प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट वेज विल रेज न्यू इश्यूज एंड न्यू सॉल्यूशंस। तो ये है आपका टॉपिक, स्ट्रेटजी लेंसेज। अब ज़रा स्ट्रेटजी लेंसेज में आइए। तो द स्ट्रेटजी लेंसेज हैव बीन डिस्क्राइब्ड, 4 lenses have been mentioned, my dear. अब आपने डिज़ाइन लेंस, एक्सपीरियंस लेंस, वैरायटी या आइडिया लेंस और डिस्कोर्स है, ये 4 चीज़ों को वकास आप ज़रा रिपीट कर देंगे, आप इसको कौन से लेंस हैं? डिजाइन लेंस, एक्सपीरियंस लेंस, वैरायटी और आइडियाज लेंस एंड डिस्कोर्स लेंस। या कि अब इसके ख़ास मफहूम बनेंगे, डिज़ाइन लेंस, एक्सपीरियंस लेंस, वैरायटी लेंस और अब इसके मीनिंग है। अगर आप कहते हैं ना कि मेरा डिज़ाइन लेंस है, ठीक है, फॉर्मल, हाँ जी, फॉर्मल फॉर्मल। अब ज़रा इसको हम आते हैं, फिर एक्सपीरियंस लेंस का मतलब है कि आप इस वे में चीज़ों को करने के, वैरायटी, आइडियाज़
क्रिएटिव के डिस्कोर्स का है, लाइक तो ये एक खास मीनिंग होगी जिसमें आपको सॉलिड होने की ज़रूरत होगी इन फ्यूचर, मीन इन ऑर्डर टू क्लैरिफाई योर एग्जाम, जो कि माइट बी दिल बी सम सॉर्ट ऑफ, और ये इसमें कोई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन एज ए होल भी हो सकता है, एमसीक्यूज हैं, तो आपको ये लेंस याद करने की ज़रूरत होगी। तो डिज़ाइन लेंस, एक्सपीरियंस लेंस, वैरायटी लेंस और डिस्कोर्स लेंस। अच्छा जी, अब कमिंग हियर, तो ये स्ट्रेटजी जो स्ट्रेटजी लेंस, स्ट्रेटजी एज एक्सपीरियंस और एज आइडियाज। अच्छा, अब आइए सबसे बात करेंगे डिज़ाइन लेंस। इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। डिज़ाइन लेंस, मेरी आवाज़ आ रही थी आप लोगों को? जी बीच सर, में आ रही सर है। रुक रही है इस तरह। हेलो सर। प्लीज आप लोग मुझे सर कट थोड़ी सी, मतलब शायद मेरे सुन सर रहे नेट हैं आप का जी? इशू है। डिस्ट्रॉक्शन हो रही है सर थोड़ी सी। हेलो, डिस्टॉर्शन हो रही है थोड़ी। अब ठीक है? यस जी सर सर, अब आप ठीक। ठीक। चलें। अच्छा जी, डिज़ाइन लेंस, the idea that strategy is formulated by top management through careful and objective analysis and planning and implemented down through the organization on two basic principles. The first is that managers are or should be rational decision maker, or the second is that they should be taking decision about how to optimize economic performance of their organization. डिज़ाइन लेंस के मुताबिक हम ये सोचते हैं कि जो टॉप मैनेजमेंट है वो फैसले करती है और वो डिसीजंस करती है, और वो जब भी फैसले करती है केयरफुल और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस और प्लानिंग और इम्प्लीमेंट ऊपर फैसले करके, और वो सिस्टमेटिक, जो अभी अजीम ने फॉर्मल की बात की थी, ठीक है, रैशनल की बात की थी, सिस्टमेटिक। और जो डिज़ाइन लेंस होता है, डिज़ाइन का मतलब ये कि किसी भी चीज़ को अकॉर्डिंग टू रैशनल पैरामीटर्स के अंदर जब आप करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, तो माय डियर वो आपका डिज़ाइन लेंस है। लिहाजा ये वही वाली बात है जिस तरह हमने बात की थी अप्रोचेस टू स्ट्रेटजीज के अंदर, वो जो प्लानिंग प्रोसेस था, रैशनल अप्रोच, जो रैशनल लोग हैं वो डिज़ाइन लेंस के मुताबिक वो कहते हैं कि स्ट्रेटजी कौन फॉर्मुलेट करता है? टॉप मैनेजमेंट। लेकिन टॉप मैनेजमेंट किस तरीके से करेगी? केयरफुल एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। और जहां लफ्ज केयरफुल और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, इसका मतलब है सिस्टमैटिक मैनर और स्टेप बाय स्टेप, और उसके कुछ स्टेप्स हैं, और वो स्टेप्स को कंसिडर करते हुए देन वो अल्टीमेट किसी कंक्लूजन तक पहुंचेगी, मीन रैशनल, और फिर वो डिसीजन करके नीचे इम्पोज कर देती है दिस। और उसके पीछे दो रीजंस हैं। दो क्या हैं कि पहला प्रिंसिपल क्या है कि मैनेजर्स आर शुड बी रैशनल डिसीजन मेकर, और वो रैशनल डिसीजन मेकर हैं। और रैशनल जो डिसीजन मेकर होते हैं वो कौन है कि जो ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करती हैं, सिलेक्टिंग द बेस्ट चॉइस अमंग द अवेलेबल चॉइसेस, दैट इज अ रैशनैलिटी। और दूसरी क्या है? ऑप्टिमाइजेशन करना चाहती हैं। तो इकोनॉमिक जो परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज का मतलब ही क्या है कि बेस्ट परफॉर्मेंस लेना, और जाहिर बात है वो रैशनल है। तो ये है वो बेसिक थीम कि जब आप अपनी कंपनी के अंदर अगर डिज़ाइन लेंस इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब आप इस बात को सपोर्ट करोगे कि जनाब जो डिसीजंस हैं वो ऊपर टॉप मैनेजमेंट को लेने चाहिए। चूँकि टॉप मैनेजमेंट बड़ी केयरफुल और ऑब्जेक्टिव उनकी एनालिसिस और रैशनल अप्रोच है, लिहाजा वो बेस्ट थिंकिंग रख सकती है और ऑप्टिमाइजेशन करके वो जो भी फैसला करेगी और जो भी स्ट्रेटजी डिसाइड करेगी। तो दैट सॉर्ट ऑफ लेंस, इफ यू आर थिंकिंग इन दिस मैनर माय डियर, वुड बी कॉल्ड डिजाइन लेंस। जी, if anybody would like, जी जी, those who are raising hand, please, Umair, please.
सर म्यूट म्यूट ना हो सर वो। अच्छा अच्छा। मेरा ख्याल म्यूट तो आई डोंट थिंक सो। सर वैसे हम ऑल्ट प्लस ए दबा के खुद को भी अनम्यूट कर सकते हैं सर। हाँ तो ये अच्छा ठीक है, बल्कि ये आप शेयर कर दें। हाँ जी, ये अली साहब बता रहे हैं कैसे कैसे होगा। सर ऑल्ट प्लस ए। हाँ जी, ये ऑल्ट प्लस ए करते हुए आप लोग खुद ये कर सकते हैं प्लीज। जो मोबाइल से दे रहे हैं वो, मोबाइल से लेक्चर ले रहे हैं वो, मोबाइल के थ्रू लेक्चर ले रहे हैं तो मेरे ख्याल से लोअर लेफ्ट के ऊपर अनम्यूट का बटन बना हुआ आ रहा होता है। वो हम नहीं कर सकते। वो उधर से होस्ट कर सकता है, वैसे नहीं होता है। लेकिन जो मैं चीज देख रहा हूँ वहाँ यहाँ तो ऐसा कोई मुझे नजर नहीं आ रहे। सर मैंने अभी अपने आप को म्यूट भी किया, अपने आप को अनम्यूट भी किया है थ्रू लैपटॉप सर। एक मिनट, मैं अब ट्राई करता हूँ। मेरा ख्याल ये मुझसे नहीं हो रहे जी। ये आस्क टू अनम्यूट है और मोर है। अब मैं आस्क टू अनम्यूट को मैं कर रहा हूँ लेकिन वो परफॉर्म नहीं हो रहा कुछ भी। ठीक है सर, वो हमारे पास ही आ गई अब अथॉरिटी सर। आस्क टू अनम्यूट वो। हाँ मेरा ख्याल है ये आप लोग कर सकोगे। जी सर। अब देखो ना, मैं यहाँ से कर रहा हूँ तो वो नहीं हो रही चीज। सर मेरा जब भी हो आप रहा है। आस्क टू अनम्यूट करते हैं तो एक मैसेज आता है यूजर के पास, अगर वो उसको अनम्यूट पे क्लिक करता है तो वो अनम्यूट होता है, होता अदरवाइज है। नहीं होता। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही, ठीक है। चलिए ठीक, ओके। तो ये क्लियर हुई बात डिजाइन लेंस की। अब आइए, यस सर। वी आर मूविंग टू नेक्स्ट। अच्छा आप देखिएगा, ये थोड़ा सा आप लोगों को ये सोचना पड़ेगा। तीन बातें हैं जी माय डियर, ये मैंने तमाम के साथ ये पिक्स ये ऐड होंगी ये डिज़ाइन लेंस के हवाले से। ये है रैशनैलिटी, ये है इनोवेशन, और ये है लेजिटिमेसी। यहाँ लेजिटिमेसी से मतलब आपका एक्सपीरियंस है कि आप जिस फील्ड में जितने एक्सपीरियंस हैं, यू आर लेजिटिमेट वन। डिज़ाइन लेंस के अंदर आपका फोकस देखें किसके ऊपर है, रैशनल, रैशनैलिटी का पोर्शन ज़्यादा है। और इधर से ये चीज़, और इसमें आप काम ज़्यादा कौन सा करते हो, स्टेप बाय स्टेप जो डिफाइंड चीज़ें होती हैं। रैशनैलिटी इज़ हाई, और आप देख लो जितना नीचे की तरफ आएंगे रैशनैलिटी कम होती जाएगी। लेजिटिमेसी और इनोवेशन यहाँ रिलेटिवली कम है लेकिन रैशनैलिटी ज़्यादा है। और इसीलिए हमने कहा था कि यहाँ पे जो डिज़ाइन लेंस के अंदर जो आप कहते हो वो ये है कि जनाब काम एक उसका सेट पैटर्न है, सिस्टमेटिक वे है, और ये डिफाइंड स्टेप्स हैं। मैंने आप लोगों को रैशनैलिटी में बताया कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। मैंने बताया कि रिसर्च कैसे होती है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, और ये काम ऐसे ही करना है। नेक्स्टली डिज़ाइन लेंस मीन दैट काम को सिस्टमेटिक वे में किया जाता है। तो इसके अंदर रैशनैलिटी के अंदर आप सिस्टमेटिक थिंकिंग ज़्यादा आपकी होती है। अब आइए ज़रा एक्सपीरियंस लेंस में। द एक्सपीरियंस लेंस व्यूज स्ट्रेटजी डेवलपमेंट एज द आउटकम ऑफ इंडिविजुअल and collective experience of people in organization who influence strategy or makes strategic decision and the taken for granted assumption। अब देखिए माय डियर, यहाँ हम स्ट्रेटजी एक्सपीरियंस लेंस में हम समझते हैं कि स्ट्रेटजी उनको बनानी चाहिए जो एक्सपीरियंस लोग हों, जो इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक्सपीरियंस इन द ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं, वो किसी भी लेवल पे हों। वो अगर मिडिल लेवल के ऊपर हैं तो वो, अगर वो टॉप के ऊपर हैं तो वो हैं, और वो एक्सपीरियंस चुके। सिस्टमैटिक और एक्सपीरियंस में फ़र्क है। एक्सपीरियंस का मतलब है कि आप वो काम पिछले कई सालों से कर रहे हैं,
and you have the capability, you have the ability, you have the potential, you got this experience by doing. सिस्टमैटिक के अंदर आप स्टेप बाय स्टेप, चूंकि आपको वो उनके स्टेप्स आते हैं और आप उस बेसिस के ऊपर करते हो, लिहाजा सर ये इनफॉर्मल कह सकते हैं, जी बेटा इनफॉर्मल कह सकते हैं। आप इस ऐसा कह लें कि जो एक्सपीरियंस बेस्ड होगा वो रिलेटिवली सिस्टमैटिक के मुकाबले में इनफॉर्मल ज्यादा होगा। ओके ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, जी जी सर वो उमैर शेख साहब की कॉल आई है सर, वो कह रहे हैं कि होस्ट ने मुझे अनम्यूट किया हुआ है, म्यूट किया हुआ है, सॉरी। अच्छा मैं अभी कह देखता रहे हैं हूँ। उनके पास ऑप्शन नहीं आ रहा म्यूट अनम्यूट का। अच्छा उमैर मेरे पास उमैर शेख के आगे ना म्यूट आ रहा है ना अनम्यूट है, कुछ भी वो नहीं है। पता नहीं सर, फिर अल्लाह की मर्जी। हाँ ये उनको आप अगर बताना चाहें, ये सर वो देखें, सुन रहे हैं सर, आपकी बात सुन रहे हैं वो। चलें ठीक है ठीक है। ये आप इस वाला वक्त एक्सपीरियंस काम कर रहा है, Alt+A वाला एक्सपीरियंस काम कर रहा है सर, उससे आप अच्छा, म्यूट और अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। चलें ये थैंक यू। अच्छा आप देखिए माय डियर, व्हाट इज दिस वन। अब आइए जरा इसकी पिक पे देखिएगा, रैशनैलिटी डाउन हो गई, लो हो गई, लेजिटिमेसी। आप मोर फैसले फोकस, सारे सारे फैसले किस बेसिस के ऊपर कर रहे हो? एक्सपीरियंस की बेसिस पे। नो रैशनैलिटी बहुत कम इस्तेमाल होती है, इनोवेशन भी कम से कम है। ये देखें, बहुत कम इनोवेशन, बहुत कम रैशनैलिटी और बहुत कम ज़्यादा ज़्यादा लिजिटिमेसी। लिजिटिमेसी का मतलब योर एक्सपीरियंस एंड व्हाट यू आर डिसाइडिंग ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस। अच्छा अब इसको ज़रा इसके साथ देखें, यहाँ पे क्या है कि जो आपका डिज़ाइन लेंस है उसके अंदर रैशनैलिटी ज़्यादा है, ठीक है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा फोकस किसके ऊपर है? लेजिटिमेसी, ठीक है। और लेजिटिमेसी मीन कि यू आर लेजिटिमेट योर एक्सपीरियंस। और नेचुरली जो अभी अजीम ने बात की थी, जो लोग एक्सपीरियंस होते हैं वो इंट्यूटिव ज़्यादा होंगे, और जहाँ इंट्यूशन ज़्यादा होगी वो इनफॉर्मल ज़्यादा होंगे। आई मीन लाइक दिस वुड बी। अच्छा अब तीसरा लेंस है, वो कहते हैं जी आइडियाज लेंस है, आइडियाज। अब idea lens is helpful in explaining the sources and conditions that help generate innovation in organization. It sees strategy as the emergence of order. Please remember, it sees strategy as the emergence of order and innovation from the variety and diversity which exist in and around us. वो कहते हैं my dear, आइडिया का मतलब है कि कई किस्म के आइडियाज पैदा हो सकते हैं कि ये है ये है ये है ये है ये है, और उनमें से जो बेस्ट होगा उसको चुन लो आप लोग। तो दैट्स व्हाट आई थिंक। इसके अंदर अगर आप देखें तो देखिएगा, और ये आगे आगे फिर उसी की अभी एक्सप्लेनेशन है। इंडिविजुअल एक्सपीरियंस कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ द मेंटल कॉग्निटिव मॉडल people build over time to make senses of their situation. When manager face a problem, they make a sense of it in terms of mental model which are the basis of their। तो अब जरा देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे आइडिया लेंस के अंदर माय डियर आपकी इनोवेशन बढ़ गई, रैशनैलिटी कम हो गई और लेजिटिमेसी कम हो गई। इसका मतलब है कि जो आइडिया लेंस के अंदर आप अपनी इनोवेशन और मुख्तलिफ सॉल्यूशंस, मुख्तलिफ ऑप्शंस डेवलप करते हो, चॉइसेस देते हो कि लाइक जैसे सिनेरियो बिल्डिंग आप करोगे, सिनेरियो 1, सिनेरियो 2, सिनेरियो 3, सिनेरियो 4। और कीप इन माइंड सिनेरियो में आप हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे हो कि सर ये तो रैशनैलिटी वाली बात, ये नो, रैशनल के अंदर आप तमाम काम स्टेप बाय स्टेप करोगे, ठीक है। क्रिएटिविटी और इनोवेशन का फर्क ही है, इसमें लेटरल थिंकिंग होती है कि यू जनरेट डिफरेंट आइडिया। जैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग आप करो, आपने अभी बात की कि जी पाकिस्तान के लिए ये सोल्यूशन है, दूसरी तरफ आपने कोई और बात कर दी, तीसरी तरफ आपने और कोई बात कर दी, यू हैव गिवन अ डिफरेंट ऑप्शंस। दैट्स व्हाट आई थिंक idea lens is being used. So here you are supposed to see, please, okay, in ideas lens, so our focus is towards the like creativity side. Like now strategy as discourse, my dear, is this view consists in making
choices between different possibilities, and then inspiring confidence for the choice taken. This view is very high on legitimacy and low on rationality and innovation. Strategy as discourse sees strategy development in terms of language as a resource for manager by which strategy is communicated, explained, and sustained, and through which manager gain influence, power, and establish their legitimacy. My dear, you can see this one. अब देखिए इसके अंदर आप ये कम हो गया, ये कम है, और ये चीज़ ज़्यादा गेन हो जाती है, क्योंकि आपके पास मुख्तलिफ चॉइसेस होती हैं, कोर्सेज होते हैं, और डिस्कोर्स में से आप उनको देखते हैं। और ये आपके पास माय डियर एक बड़ा अच्छी सी एक समरी है, ये सर देखिए। डिस्कोर्स में क्वेश्चन है जी जी सर, इसमें आपने लिखा विच स्ट्रेटजीज कम्युनिकेटेड एक्सप्लेन एंड सस्टेन थ्रू विच मैनेजर गेन इन्फ्लुएंस, मतलब जिसके पास पावर सबसे ज्यादा होगी वो एक्सपीरियंस की बेस पे कोई स्ट्रेटजी बनाएगा, वो इम्प्लीमेंट होगी। जी जी सही ऐसे मतलब है? जी जी बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही। तो अच्छा सर जी, इसका मतलब जो आपने तीनों पढ़ाई है, आइडियाज और डिस्कोर्स और ये दूसरी क्या कहते हैं इससे पहले वाली जो थी एक्सपीरियंस बेस्ड, वो ये सारी इनफॉर्मल है, इसका मतलब ये इमरजेंट स्ट्रेटजीज है। और वो जो आपने पहले पढ़ाई वो एज अ डिजाइन और रैशनल प्लानिंग, फॉर्मल जी प्लानिंग वो आती है। वो वो आपकी रैशनल प्योर बन जाएगी, बाकी के अंदर इनफॉर्मेलिटी ज़्यादा आती जाती है। अच्छा जी, आप देखिएगा, ये देखें माय डियर, डिज़ाइन, एक्सपीरियंस, लेंस, वैरायटी, आइडिया और डिस्कोर्स। ये देखें स्ट्रेटजी डेवलप थ्रू, ये लॉजिकल प्रोसेस ऑफ एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। अजीम क्लियर हुई बात? इसमें लॉजिकल, जी सर। इसमें पीपल एक्सपीरियंस और अजम्पशन की बेसिस के ऊपर, इसमें आइडियाज एंड बबलिंग अप फ्रॉम द वैरायटी ऑफ पीपल इन, और आप आइडियाज की और यहाँ पे मैनेजर सीकिंग इन्फ्लुएंस, पावर एंड लेजिटिमेसी थ्रू द लैंग्वेज दे यूज। ठीक है, इसके अंदर आप पावर इन्फ्लुएंस की बेसिस के ऊपर। अच्छा, इसी में फिर अजम्पशन अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, डिज़ाइन में आपका मैकेनिस्टिक हिरारिकल रैशनल सिस्टम होता है। ये एक्सपीरियंस वाले में कल्चर बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, लेजिटिमेसी, इसमें कम्प्लेक्स एंड पोटेंशियली डाइवर्स, इसमें अरीनाज ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंसेस, रोल ऑफ टॉप मैनेजमेंट, इसमें स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकर कौन होंगे? टॉप के लोग होंगे। इसमें कौन है? इनएक्टर ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस, जो लोग एक्सपीरियंस हैं सिर्फ वही होंगे, वो ज़रूरी नहीं कि टॉप के ऊपर हों। यहाँ कोचेस, क्रिएटर ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड पैटर्न और एक्सरसाइजेज एंड गेनिंग पावर एंड इन्फ्लुएंसेस। की इम्प्लीकेशन इसकी क्या है कि अंडरटेक केयरफुल एंड थॉरो एनालिसिस ऑफ स्ट्रेटेजिक इश्यूज, इसमें रिकग्नाइज दैट पीपल एक्सपीरियंसेस इज सेंट्रल एंड नीड्स टू बी बिल्ट अपॉन बट आल्सो चैलेंज। इसमें इफ इनोवेशन इज important, look for ideas bubbling up from the bottom and periphery of the organization. And this course may unpick language used by managers to uncover hidden assumptions and political interests. So this summary can be used, my dear. What is important for you people to keep in mind? That is एक्सक्यूज the मी सर, lenses. जी जी सर डिस्कोर्स लेंस को जरा एक्सप्लेन करना, ये क्लियर नहीं हुआ। देखो, डिस्कोर्स लेंस का मतलब ये है कि आप वो लोग जो उस टाइम के ऊपर जिनके पास जो सेंट्रल लोग होंगे, जिनके पास पावर ज़्यादा होती है, जिनके पास इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, वो स्ट्रैटेजीज की डिसाइड करते हैं कि किस टाइप की स्ट्रैटेजी। ठीक है, सर इस तरह तो पर्सनल बेनिफिट ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होगा, कॉर्पोरेट गोल्स तो नहीं अचीव होंगे फिर। ये तो अजीम जो आपका सवाल है, अगर हम आपको कहें कि जी हम इससे क्रिटिसिज्म करना है, वीकनेसेस क्या हैं, बस वो जॉनसन एंड स्कॉल्स ने एक मॉडल दे दिया। अगेन हमारा टॉपिक इसका क्रिटिसिज्म नहीं है, हमने ये बताना है कि लेंसेज क्या हैं। राइट सर। ठीक है ना जी, अगर आपके टॉपिक में ये शामिल हो कि क्रिटिकली डिस्कस दी लेंसेज एंड विच लेंस इज मोर बेटर एंड व्हाट आर द वीकनेसेस इन्वॉल्व इन दीज लेंसेज, फिर हम इस पर क्रिटिसिज्म करेंगे। अभी तो हमने माय डियर ये जानना है कि ये लेंसेज हैं क्या। मसलन आपका डिज़ाइन लेंस रैशनल बेस्ड है, एक्सपीरियंस लेंस हम जो लोग एक्सपीरियंस होते हैं हम उनको आगे लाते हैं। आइडियाज़ में हम आइडियाज़ की बेसिस के ऊपर जिन जो लोग क्रिएटिव लोग होंगे उनको हम कहते हैं, और जो आपके डिस्कोर्स में जो पावरफुल लोग होते हैं वो ज़्यादा शामिल होते हैं। बस दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग।
क्लियर? यस सर। जी जी प्लीज। हाँ जी, नाउ अगेन वी हैव अ फ्यू मिनट्स, और आप लोग कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कर सकते हैं। ये अभी मैं देख रहा था कराची से शायद जो लोग हैं उनके म्यूट हैं, और उस सूरत में आई थिंक उस्मा इज देयर। उस्मा, डू यू लाइक टू टॉक प्लीज? आज आपकी पार्टिसिपेशन नहीं है कराची से। ये रमीशा इजाज, ये कहाँ से हैं जी? जी जी प्लीज। रमीशा, रमीशा इजाज। वालेकुम सर। जी अस्सलाम। अब कौन बोल रहे हैं जाके जी? सर मेरा म्यूट अनम्यूट हो गया। उमैर बात कर रहा हूँ सर। अच्छा उमैर, अब आके ठीक हुआ है? सर स्टार्ट में ठीक था और फिर मिड में बिल्कुल चला गया। माइक का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था, होस्ट या किसी और जो आईटी वाले हैं उनकी तरफ से था। अभी ऑप्शन मेरे पास खुद उन्होंने भेजा है, जिस तरह पहले क्लास स्टार्ट होने से आया था तब जाके हुआ है, शो ही नहीं हो रहा था ये मेरा। मेरा ख्याल है ये मेन कंट्रोल उधर से ही होता है, और वही करते हैं, क्योंकि कल मैंने रिक्वेस्ट जी की सर। थी। तो फिर मैम ने इस रिक्वेस्ट को, मैं हाँ जी, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आई वुड बी मोर कंफर्टेबल विद माय स्टूडेंट्स बिकॉज इंटरेक्टिव, चूँकि एक साइड से बोलने से मैं खुद वो पता ही नहीं चलता कि बच्चों को समझ आ रही है या नहीं आ रही। डिस्कशन बेस्ड होनी चाहिए क्लास। तो चल जी, एनी क्वेश्चन? हाँ जी, मजीद इफ यू लाइक टू आस्क एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। इस्लामाबाद से कितने लोग हैं जी? सर फिलहाल तो मैं ही बात कर रहा हूँ, पता नहीं और कोई है कि नहीं। तो आप तो फिर मोनोपोली में हुए ना? पता नहीं सर, कोई होगा इस्लामाबाद से, लेकिन कंफर्म अभी कोई नहीं। नहीं, तो इसका क्या प्रोसेस है? आप लोग पता नहीं, आप लोगों का आपस में इंटरेक्शन वगैरह नहीं है कोई दोस्तों से? सर इस तरह कुछ दोस्त जो मेरे हैं वो कोई एस एम ए ले रहा है, कोई FM ले रहा है, तो वो उन्होंने कुछ ने SM नहीं ली हुई। तो बाकी जो है जो ग्रुप में है वो ज़्यादा कोई कराची का है, कोई मुल्तान का है, जो भी। तो हाँ मैं हाँ। किसी को भी नहीं जानता, मतलब मैं खुद जो बस ये जो वर्चुअल एजुकेशन है ना, उसकी सबसे बड़ी यही खूबी है कि आदमी किसी को नहीं पहचानता कि कौन कौन कैसे है, लेकिन आवाज़ सुनी जा रही होती जी जी बिल्कुल सर। है। चले जी, बहरहाल नाइस मीटिंग इंशाल्लाह। फिर वी इंशाल्लाह वुड बी हैविंग अ मीटिंग नेक्स्ट मंडे। सर एक बात और कहनी थी। जी जी। सर अगर जो स्लाइड्स हम मतलब आप में लेक्चर दे रहे हैं, तो वो अगर एक दिन पहले अगर मिल जाए, बंदा थोड़ा सा ग्रोथ थोड़ा कर लिया करे ना उसमें। तब बेटा जी, आज आपने आप मुझे ये बताइए कि जो आपको बाकी रेस्ट ऑफ टीचर पढ़ा रहे हैं वो स्लाइड्स भिजवा रहे हैं आपको? सर वैसे बुक्स वगैरह तो सर ने जो SMA ले रहा हूँ उसकी नहीं बुक्स वगैरह सर ने पहले से नहीं, तो अवेल बुक्स की थी। बुक्स तो मैं आपको आपको सेंड कर देता हूँ। ये मैं एडिशनल पेन ले रहा हूँ माय डियर, और स्लाइड्स को बनाना, उनकी सिलेक्शन, इट्स अ हेल ऑफ जॉब माय यस डियर। यस ये यस। मुझे पता है कि मैं कितना वो चीज़ कर रहा हूँ। ठीक है ना जी? सर जी कल सर। वाले और लेक्चर की आप स्लाइड सर कल वाला लेक्चर की स्लाइड जो सेकंड लेक्चर था ना, जो सेकंड स्लाइड थी आप मुझे वो पता जरा। है बड़े आराम से दबे पाँव में बात कर रहे होते हो। ये मुझे पता है कि ये स्लाइड्स, और आई डोंट थिंक सो कि नो वन अदर टीचर इज सेंडिंग इन सच ए मैनर दैट सॉर्ट ऑफ पीपीटीज। यस सर, सही कह रहे हैं आप। क्योंकि ये बड़ा बड़ा हेल ऑफ जॉब है ना जी। यस यस जी सर, सर। आप चीज को बैठोगे 2-3 घंटे बड़े आराम से लग जाते हैं इसमें। तो उनको सॉर्ट आउट करना और जो उनको जो कुछ कौन जो कौन कुछ चीज। मिल रहा है माय डियर, उस पे गनीमत समझें, और इंशाल्लाह सर बाकी मेहरबानी सर आपकी। चलें जी। ओके ओके, ठीक सो है नाइस, सर। थैंक यू। ओके सर, अल्लाह ओके हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। उमर।